उत्तराखंड विधानसभा सत्र के आज पहले दिन, जो कि बजट सत्र का पहला दिन था, आज ये खबर है कि हंगामे की भेंट चढ़ा। और ये हंगामे की भेंट चढ़ने का कारण ये रहा कि सरकार बहुत ही हठ धर्मिता के कारण, सरकार की जो तानाशाही नीति है, तानाशाही का रवैया है, इसके कारण ये हंगामे के भेंट चढ़ा। समूचे विपक्ष का ये कहना था, समूचे विपक्ष की ये मांग थी कि विधानसभा सत्र का समय बढ़ाया जाए। सिर्फ 3 दिन या 4 दिन या 6 दिन का समय सफिशिएंट नहीं है, ये पूरा नहीं होता इससे, क्योंकि एक एक विधायक के कई कई प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को आना चाहिए। सरकार प्रश्नों का जवाब देने से बचती नजर आ रही है। जैसे कि ये सभी जानते हैं कि सबको पता था कि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री जी के विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए होता है, लेकिन उस दिन जानबूझकर इस तरह शुरुआत की गई आज से कि कल सोमवार था वो निकल गया और अगले 4-5 दिन में सेशन पूरा हो जाए और मुख्यमंत्री जी को जवाब न देना पड़े। तो मुख्यमंत्री जी को जवाब न देना पड़े, इसका मतलब है कि सरकार को जवाब न देना पड़े, और इसलिए सेशन को कम करने की कोशिश की गई है। समूचे विपक्ष की इस मांग को जनता का समर्थन मिलना चाहिए कि बजट सेशन पूर्ण अवधि का हो और उसमें प्रत्येक विधायक के जब तक प्रश्नों के उत्तर ना आ जाए, प्रत्येक माननीय विधायक के जो शंकाएं हैं, जो बातें हैं, या अपने क्षेत्र से संबंधित जो बातें वो रखना चाहते हैं, वो जब तक न रख लिए जाएं तब तक ये सेशन चलता रहेगा। ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भी होनी चाहिए, सरकारी पक्ष के द्वारा भी होनी चाहिए, और इसके लिए जो नियम है वो कार्य मंत्रणा समिति का है। सरकार ये कह रही है कि कार्य मंत्रणा समिति में विपक्ष के लोग भी हैं, और विपक्ष के लोग कार्य मंत्रणा समिति में जब बैठ गए हैं और उसमें 3 दिन का समय तय हो गया, तो अब प्रश्न उठाना उचित नहीं है। ये उसी तरह है जिस तरह से आज हमारे नेता राहुल गांधी जी केंद्र में, मतलब दिल्ली में, इस बात को कह रहे हैं कि भाई पहले ये नियम था कि जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति के लिए ये नियम था कि नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बैठ के तय करेंगे। अब उसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किनारे करके सरकार के ही एक अन्य व्यक्ति को उसमें शामिल कर दिया है। तो एक तरफा नियम बनाने के लिए एक ही पक्ष के लोगों को अधिकार दे दिया गया। उसी तरह कार्य मंत्रणा समिति का भी है। विपक्ष के नेता को जब आप मानेंगे ही नहीं, उनकी बात को आप मानेंगे ही नहीं, तो विपक्ष के नेता का विधानसभा में प्रश्न उठाने के अलावा क्या जरिया बचता है। इसलिए समूचे विपक्ष ने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाते हुए बहिर्गमन किया, और ये मैं समझता हूं कि सरकार इस पर चेते और सरकार ये कहे, संसदीय कार्य मंत्री कल सुबह सदन में इस बात को कहें कि ये पूरा सेशन बदस्तूर चलता रहे। इसलिए जब तक प्रत्येक विधायक की प्रत्येक शंका का निवारण नहीं हो जाता, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं आ जाता, और उनके क्षेत्रों की विभिन्न बातों को वो सदन के पटल पर जब तक नहीं रख देते 70 के 70 विधायक, तब तक हमारा ये सेशन चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कल सुबह ये बात सामने आएगी। दूसरा, आज मैंने सुना कि विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस करने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में करने के लिए वहां पर सभी विधायकों के सामने गजट जो ये होते हैं स्क्रीन, उस पर जो है वो सब सूचनाएं दी जाएंगी। बतेरे विधायकों ने इसमें असमंजस की स्थिति जाहिर की है और सरकार से मांग की है कि वो इसके लिए अभी पूरी तरह से विज्ञ नहीं है। तो सरकार को करना ये चाहिए कि जो लोग इस क्षेत्र में विज्ञ हैं उनको ऑनलाइन सूचनाएं दे दे, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि उन्हें पेपर से सूचनाएं मिले, उनको फिलहाल जब तक कि वो लोग इसमें महारत हासिल न कर लें, तब तक उनको भी पेपर से सूचनाएं मिलनी चाहिए। इसके पीछे मुझे सरकार के नीयत पर संदेह नजर आता है कि सरकार सूचनाओं को छुपाने के लिए इस प्रकार के बातें कर रही है। ये किसी भी विधायक का ये विशेषाधिकार है, ये विशेषाधिकार है किसी भी विधायक का कि वो सदन के पटल पर जो सूचनाएं चाहता है उसको सूचना मिले। तो सरकार सूचनाएं न छुपाए, सूचनाएं दे। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दे जो इस विधानसभा में जिन पर चर्चा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि यूसीसी के जो प्रावधान सरकार ने निश्चित किए हैं वो उत्तराखंड की संस्कृति को दूषित करने वाले प्रतीत होते हैं। कोई भी सरकार में निहित व्यक्ति मंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है,
लेकिन निश्चित रूप में वो इस उत्तराखंड का नागरिक भी है, वो एक पिता भी है, वो एक भाई भी है, और उनके सबके अपने अपने परिवार हैं। लेकिन जिस प्रकार के प्रावधान ये लिव एंड रिलेशनशिप का उत्तराखंड में थोपा जाने का कार्य इस सरकार ने किया है, सरकार को इस पर दोबारा सोचना चाहिए और इस बात को सदन में दोबारा उठाया जाना चाहिए। एक आजकल और बात है जिसको सदन में उठाया जाना चाहिए, वो ये है कि अभी 1 साल पहले सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए। सरकार सदन के पटल पर इस सूचना को रखे कि पूरे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने के लिए कितना खर्चा आया, और ठीक अब 1 साल नहीं हुआ, 1 साल बाद अब दूसरे तरह के मीटर लगाने हैं, प्रीपेड मीटर लगाने हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा किसकी जेब से जा रहा है? सरकार इस पैसे को कहां से ला रही है कि जो हर साल नए मीटर का प्रावधान सरकार कर रही है? सरकार इस बात को बताए। मैं ऊर्जा प्रमुख सचिव ऊर्जा का एक बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी के आवास से होगी, इसकी शुरुआत अफसरों के आवास से होगी, इसकी शुरुआत विधायकों के आवास से होगी। प्रमुख सचिव साहब, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और आपके अधिकारीगण हो सकता है कि इस प्रकार की व्यवस्था का, क्योंकि उनके पास तो संसाधन है, इनकम है, वो इस व्यवस्था को चला सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी इस व्यवस्था को नहीं चला सकता। आप अपनी तुलना उस गरीब व्यक्ति से मत करिए जो रोज के 200-300 रुपए कमाता है और शाम के अपने गुजारे के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, उससे आप अपनी तुलना मत करिए। इसलिए योजना वो बनाए कि जो योजना एक गरीब आदमी को भी परेशान न करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-3 दिनों में इन विषयों पर निश्चित रूप में सदन में जोरदार चर्चा होगी और सरकार को चर्चा से भागना नहीं चाहिए। सरकार को अगर चर्चा सरकार कराती है तो इससे बिल्कुल नहीं माना जाए कि इससे सरकार का नुकसान होता है। सरकार को अपने बात कहने का मौका मिलेगा। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं है तो सरकार अपनी नीयत सामने बताएगी और जनता आखिरकार जनता तुलनात्मक रूप में उनको सहयोग करेगी फिर, अगर वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर नीयत में खोट होगी, ये लगता यही है कि नीयत में खोट है, इसलिए बहस से सरकार बच रही है, सूचनाएं देने से बच रही है, सत्य का सामना करने से बच रही है।